Bismillahirrahmanirrahim. This is Bilal Ahmed. Now we are going to start discussion of biology MCQs. अच्छा बेटा, पहला MCQs है फंक्शन ऑफ हेयर इनसाइड द नोज इज टू डैश। तो बेटा नोज का अगर हम कलेक्टिवली फंक्शन देखें तो वो हमारे पास है पैसेज वे है इन एंड आउट ऑफ द एयर। दूसरा जो है यहाँ पे वार्म द एयर, मॉइस्ट द एयर एंड फिल्टर एयर। तो ये फिल्ट्रेशन जो काम है नोज में ये किसका है? ये है हेयर का। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ए इज करेक्ट, डेट इज फिल्टर द एयर। बी वार्म द एयर, मॉइस्ट द एयर। अगर नोज सिर्फ होता तो फिर सारे करेक्ट होते, लेकिन यहाँ पे हेयर का कह रहे तो हेयर का काम है फिल्ट्रेशन ऑफ द एयर। ओके, सेकंड है सेलेक्ट द करेक्ट वन। इसमें करेक्ट वन, मेल हैव लार्जर ट्रेकिया देन फीमेल। कोई फर्क नहीं होता, मेल और फीमेल ट्रेकिया दोनों सेम होते हैं। फीमेल हैव लार्जर विंग देन मेल, तो इसमें भी हम लंग्स, तो इसमें भी हमारे पास ये असल में लंग्स हैं, गलती से विंग्स लिखा हुआ है, तो लंग्स हमारे पास जो है दोनों में सेम होते हैं। मेल हैव स्मॉलर वोकल कॉर्ड देन फीमेल, तो यहाँ पे ऑप्शन है, लेकिन सी ऑप्शन में अगर होता मेल हैव लार्जर वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड जो मेल का होता है वो लार्जर होता है। और एज यू नो कि जब वोकल कॉर्ड लार्जर होगा साउंड जो होगा वो लो पिच साउंड वो प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल में वोकल कॉर्ड स्मॉलर होता है और बच्चों में और हाई पिच साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है, नन इज करेक्ट। थर्ड जो है विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व इज सप्लाई टू डायफ्राम। तो डायफ्राम को जो नर्व सप्लाई आया है दैट इज व्हाट? फ्रीनिक नर्व, दैट इज ऑप्शन सी। और इंटरकास्टल मसल को जो आया है दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंटरकास्टल नर्व। सो दैट्स व्हाई हियर सी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज अ फ्रीनिक नर्व। ओके, नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 14th। 10 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट डैश ml ऑफ ऑक्सीजन। ओके बेटा, जब भी आ जाए हीमोग्लोबिन तो आपने याद रखना है 1 हीमोग्लोबिन जो है, 1 हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ, 4 ऑक्सीजन लेकर जा सकता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन अगर आ जाए तो 1.34 ml ऑक्सीजन, यहाँ पे ml ऑक्सीजन होगा। सही है? तो अक्सर बच्चों गलत हो जाते हैं, 1 ग्राम लिखा है और इसके साथ अगर 4 लिखा है, तो बेटा देखो ml अगर लिखा है तो मतलब 1.34 अक्सर वो लिख देते हैं, ml नहीं लिखते, तो बेटा आपने उसको करेक्ट नहीं करना। तो जब आ जाए 1 ग्राम तो इसके साथ आपने देखना है 1.34, लेकिन साथ में देखना है ml। अच्छा बेटा, अब अगर 1 ग्राम जो है 1.34 लेकर जा सकता है, तो यहाँ पे MCQs में है कि 10 ग्राम्स कितना, तो बेटा 10 ग्राम जो है हमारे पास कितना? 1.34 मल्टीप्लाई 10, और ये हमारे पास क्या होगा? 13.4 ml। सो दैट्स व्हाई विच ऑप्शन इज करेक्ट? दैट इज ऑप्शन बी। 17th MCQs है फॉर्मेशन ऑफ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन अकर व्हेन डैश। अच्छा बेटा, आपने याद रखना है कि कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन पहले होता क्या है? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन ग्लोबिन। अच्छा बेटा, तो हीमोग्लोबिन व्हेन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट इज कॉल्ड व्हाट? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन व्हेन रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड होता तो दैट इज कॉल्ड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। डन। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे आया है कि कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन जो है कब फॉर्म होगा, तो बेटा दिस डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर। और बेटा याद रखना, जब भी पार्शियल प्रेशर हमारे पास हायर होगा टिश्यू में हमारे पास असल में कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन बनता है। कैसे? क्योंकि टिश्यू से ही ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसपोर्टेशन है हम पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन कहाँ होती है? एज अ बाइकार्बोनेट आयन करता है। इसी तरह जो है हमारे पास डिजॉल्व इन प्लाज्मा में, और हीमोग्लोबिन भी करता है। तो बेटा ये हीमोग्लोबिन के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होता है, कहाँ पे होता है? टिश्यू में होता है। और टिश्यू में हमारे पास क्या होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो हायर होता है एज कंपेयर टू द ब्लड। तो जब भी हमारे पास क्या होगा? टिश्यू में हमारे पास क्या बनता है? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। और वहां पे क्या रीजन है कि वहां पे टिश्यू में कार्बन का जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द ब्लड। सो दैट्स व्हाई विच इज फॉर्म कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। अब ये रिलीज कैसे होता है? तो बेटा अब ये जब चला जाता है लंग्स में, तो लंग्स में क्या होता है? वहां पे फिर हमारे पास जो ब्लड होता है और एल्यूविलाई है, तो ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है, और एल्यूविलाई में जो एयर सैक्स है वहां पे पार्शियल प्रेशर कम होता है। तो अब क्या होगा? हमेशा हम देखते हैं हायर से लोअर की तरफ से जो है इसकी ट्रांसपोर्टेशन होगी और मूवमेंट होगी, तो इसीलिए फिर ब्लड से ये चला जाता है एल्यूविलाई में। अच्छा बेटा,
तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन टिश्यू देन ब्लड। 18th एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया काज निमोनिया। अच्छा बेटा, निमोनिया जो है हीमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, माइकोप्लाज्मा, ऑल आर द काजेज ऑफ व्हाट निमोनिया। निमोनिया जो है अगर आ जाए कौन काज करता है, बैक्टीरिया काज करता है और वायरस, फंजाई इसे काज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ऑल बैक्टीरिया है, ऑल इज करेक्ट। 19 एमसीक्यूज है, डैश पर्सन ऑफ द पीपल इन्फेक्टेड विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एवर डेवलप्ड टीबी डिजीज। अच्छा बेटा, ये जो टीबी डिजीज होता है ये लेटन होता है, छुपा हुआ होता है, और इसके जो साइन और सिम्टम्स अपेयर होते हैं ओनली 10% ऑफ द पीपल में अपेयर होते हैं। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज 10%। ओके, 21st एमसीक्यूज है, साइनोसिस इज ड्यू टू डैश। साइनोसिस में क्या होता है, ब्लूइश ऑफ द लिप्स और स्किन वगैरह जब हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, साइनोसिस कंडीशन कहते हैं। और ये किसकी वजह से, तो बेटा ये साइन है किसके लिए, कि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है। तो बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन जो है उसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, साइनोसिस आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट है 27th एमसीक्यूज, एंड नेगेटिव फीडबैक द रिस्पांस टू अ स्टिमुलस इज डैश। अच्छा बेटा, फीडबैक क्या होता है, फीडबैक किसी भी आउटपुट और इनपुट को क्या करता है, किसी प्रोसेस के आउटपुट और इनपुट को रेगुलेट करता है। अब ये रेगुलेशन अगर इंक्रीज के फॉर्म में हो तो उसको हम पॉजिटिव फीडबैक कहेंगे, और अगर ये रेगुलेशन डिक्रीज के फॉर्म में हो तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। कैसे, लेट्स सपोज ये हमारे पास स्टिमुलस, डन, स्टिमुलस के लिए जो है क्या रिस्पांस शो हुआ, और रिस्पांस ने फिर क्या किया, इफेक्ट शो किया। अब क्या हुआ, इस इफेक्ट ने क्या किया, स्टिमुलस के लिए जो रिस्पांस आया है उसको इंक्रीज किया, अगर ओस भी उसको इंक्रीज किया तो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। और अगर इस इफेक्ट ने इसको क्या किया, रिस्पांस को जो कि स्टिमुलस के लिए शो हुआ है उसको डिक्रीज किया, तो इसको हम क्या कहेंगे, उसको नेगेटिव फीडबैक कहेंगे। डन, तो यहां पे क्या आएगा, नेगेटिव फीडबैक आएगा। ओके, दैट इज अ डिक्रीज है, इन नेगेटिव फीडबैक द रिस्पांस टू अ स्टिमुलस इज डैश, डिक्रीज। अच्छा 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिश हैव प्लाज्मा दैट इज आइसोटोनिक टू सी वाटर। अच्छा बेटा, आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जो मरीन एनिमल्स हैं, मरीन, तो मरीन में आस्मो रेगुलेटर भी है, आस्मो रेगुलेटर भी है और आस्मो कन्फर्मर भी है। अच्छा बेटा, तो आस्मर कन्फर्मर जो होते हैं इसका जो बॉडी सोल्यूशन होता है प्लाज्मा वगैरह, डेट इज आइसोटोनिक टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब आस्मो कन्फर्मर की एग्जांपल आपने याद रखनी है, कार्टिलेजिनस फिश, सही, कार्टिलेजिनस फिश इसमें आ जाते हैं, स्केट रेज वगैरह, और इसके अलावा साइक्लोस्टोम वो भी आ जाते हैं, जिसमें हैग फिश वगैरह आ जाता है, सही। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए स्केट्स और हैग, स्केट्स हमारे पास क्या है, ये कार्टिलेजिनस फिश हैं, और हैग फिश ये क्या है, साइक्लोस्टोम में आता है। किस में आता है, साइक्लोस्टोम्स में आता है। तो बेटा ये दोनों जो है आस्मो कन्फर्मर है, और आस्मो रेगुलेटर में हमारे पास आएगा बोनी फिश, और बोनी फिश की फिर एक क्लास है जिसको हम क्या कहते हैं, टेल्यूवेस्ट कहते हैं। डन, तो बेटा यहाँ पे हमारे पास स्केट्स एंड हैग फिश, दे आर एग्जांपल ऑफ आस्मो कन्फर्मर, while the टेल्यूवेस्ट डेट इज बोनी फिश डेट इज एग्जांपल ऑफ आस्मो रेगुलेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। 29th एमसीक्यूज है, रेक्टल ग्लैंड आर प्रेजेंट इन डैश। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे जब आ जाते हैं आस्मो रेगुलेटर में, तो बेटा यहाँ पे इनका जो एनवायरमेंट, लेट सपोज ये हमारे पास फिश, सही, आस्मो रेगुलेटर का, तो इनमें जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है ये हाइपरटोनिक होता है। डन, अब इसको प्रॉब्लम क्या होता है, दे फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉस। अब जब वाटर लॉस का प्रॉब्लम फेस करेगा, ये क्या करेगा उसके लिए, दे विल ड्रिंक मोर वाटर। तो अब जब ये ज्यादा पानी पिएगा, दूसरा क्या प्रॉब्लम आएगा उनको, तो बेटा उनको प्रॉब्लम आएगा एक्सेस साल्ट का। तो अब ये जो एक्सेस साल्ट है, एक जो है किडनी के जरिए रिमूव करता है, एक स्किन या एपिथेलियम के जरिए जो है ये रिमूव करता है, और थर्ड जो है रेक्टल ग्लैंड होते हैं, रेक्टल ग्लैंड होते हैं, और ये रेक्टल ग्लैंड भी एक्सेस जो साल्ट होता है उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट वहां पे रिलीज कर देता है, और फिर डिफिकेशन में ये रिलीज होता है। तो बेटा रेक्टल ग्लैंड किस में होते हैं, मेरीन आस्मो रेगुलेटर में होते हैं। तो ऑप्शन सी वेल करेक्ट। 31st है, स्पंजेस आर डैश। तो बेटा स्पंजेस हो गया, सलंट्रेट्स हो गया, ये सारे हमारे पास क्या है, इम्यूनोटेलिक है। और इम्यूनोटेलिक किसे कहते हैं, जो एमोनिया एक्सक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, इन द फॉर्म ऑफ
सॉरी जो नाइट्रोजीनियस बेस जो है अमोनिया सिक्रीट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहते हैं। सॉरी बेटा, स्पॉन्जेस जो मैंने कहा कि स्पॉन्जेस आर एग्जांपल ऑफ एमोनोटेलिक, और एमोनोटेलिक कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे एज अ नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ओके, नेक्स्ट है 37th, 50 ml ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू डाइल्यूट डैश अप टू नॉन टॉक्सिक लेवल। ओके बेटा, नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट तो वो 3 किस्म के हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो बेटा नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट हैं, एक है हमारे पास अमोनिया, डन, और एक है यूरिया, और एक है यूरिक एसिड, डन। तो बेटा 1 ग्राम अमोनिया के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर्ड है, यूरिया के लिए 1 ग्राम के लिए 50 ml वाटर रिक्वायर्ड है, और 1 ग्राम जो इसके लिए जो है 1 ml वाटर रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे अब अगर देखा जाए तो 50 ml किसके लिए रिक्वायर्ड है, 1 ग्राम ऑफ द यूरिया के लिए, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 38 है, यूरेथ्रा इन फीमेल इज डैश। तो बेटा जब भी यूरेथ्रा आ जाए तो आपने चंद बातें याद रखनी है। यूरेथ्रा जो है फीमेल में हमारे पास जो है वो स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू मेल, डन। और दूसरा बेटा फीमेल में जो यूरेथ्रा होता है ओनली पैसेज वे ऑफ यूरिन के लिए है, जबकि मेल में जो यूरेथ्रा होता है इट इज डुअल फंक्शन, सीमन भी इससे पास होता है और यूरिन भी इससे पास होता है। तो ये 2 बातें आपने याद रखनी है। अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा स्मॉलर देन मेल। 39 डाइल्यूट यूरिन विल बी एंड डैश। ओके बेटा, यूरिन जो है डाइल्यूट कहाँ पे होगा, तो बेटा लेट्स सपोज ये है हमारे पास निफ्रॉन, डन, और दिस इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव लूप ऑफ हेनले। तो बेटा ये जो है हमारे पास दिस पोर्शन, ये दिस इज व्हाट, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब, ये लूप ऑफ हेनले का क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब, और ये ऊपर की तरफ जा रही है, ये असेंडिंग लिम्ब है। तो बेटा द डिसेंडिंग लिम्ब जो होता है ये वाटर के लिए परमिएबल होता है। तो अब जब वाटर यहां से एब्जॉर्ब होगा, यहां पे यूरिन क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा, तो डिसेंडिंग नहीं। अब ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये इम्परमिएबल टू वाटर है, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो यूरिन होगा वो क्या होगा, डाइल्यूट होगा। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द डाइल्यूट यूरिन विल बी एन, कहाँ पे होगा, असेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हेनले, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 41 इन्फेक्शन ऑफ यूरिनर ब्लैडर इज कॉल्ड डैश। तो बेटा इन्फेक्शन ऑफ किडनी इज कॉल्ड पायलोनेफ्राइटिस, इन्फेक्शन ऑफ यूरेथ्रा इज कॉल्ड यूरेथ्राइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द निफ्रॉन इज कॉल्ड नेफ्राइटिस, और इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड सिस्टाइटिस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज सिस्टाइटिस। 44 एमसीक्यूज है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर एक्सेप्ट। तो बेटा रीनल फेलियर 2 किस्म का होता है, एक क्रोनिक रीनल फेलियर और एक एक्यूट किडनी फेलियर। तो बेटा डायबिटीज हो गया, पेन किलर हो गए और हाइपरटेंशन जो है, ये तीनों काजेज है किसके लिए, क्रोनिक रीनल फेलियर के। जबकि एंटीबायोटिक्स हो गए या कोई ब्लड क्लॉट वगैरह हो गया, यह हमारे पास काजेज है किसके लिए, एक्यूट किडनी फेलियर के लिए। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक आया है, एंटीबायोटिक किसका काज है, वन ऑफ द काज ऑफ द एक्यूट किडनी फेलियर, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बाकी तमाम काजेज हैं किसके, क्रोनिक रीनल फेलियर के। अच्छा 45 एमसीक्यूज है, सिस्टेन स्टोन इज डैश पर्सन ऑफ ऑल द किडनी स्टोन। तो सिस्टेन जो हमारे पास स्टोन होता है वो कितना 1 to 3% ऑफ द ऑल किडनी स्टोन होता है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 46 एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंडोथर्मिक। ओके बेटा एंडोथर्मिक और एक्टोथर्म में क्या फर्क होता है, तो बेटा एनिमल अगर देखा जाए हमारे पास 2 किस्म के, एक है एंडोथर्मिक एक है एक्टोथर्मिक। तो बेटा एक्टोथर्मिक जो कि मोस्टली डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल हीट पर, और एंडोथर्मिक जो कि डिपेंड करते हैं ज्यादातर इंटरनल हीट पर। तो बेटा इंटरनल हीट पर जो डिपेंड करते हैं उसको हम एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक की एग्जांपल आपने याद रखनी है एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में हमारे पास बर्ड्स आ जाते हैं, मैमल्स आ जाते हैं, और इसके अलावा चंद फिश भी आ जाते हैं जैसे कि वाइट ग्रेट शार्क जो है, वाइट जो ग्रेट शार्क है वो, और पोलर बेयर भी आ जाता है, पोलर बेयर, और फ्लाइंग इंसेक्ट भी आ जाते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट। तो बेटा बस ये आपने याद रखना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है, एक्टोथर्म इसके अलावा है, डन। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास फ्लाइंग इंसेक्ट भी इसमें मौजूद है और दूसरा पोलर बेयर भी, तो बोथ एंड बी हमारे पास करेक्ट होगा।
अच्छा नेक्स्ट है 51, डैश आर द एनिमल विच कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो ये वो तमाम एनिमल जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं उसको हम होम्योथर्मिक कहते हैं, जो नहीं कर सकते उसको हम पोइकिलोथर्मिक कहते हैं। तो अगर कोई आपसे कहे होम्योथर्मिक क्या है, तो यहाँ से ये सब कुछ हटा दो, बर्ड्स और मैमल्स होम्योथर्मिक हैं। इसके अलावा इनवर्टिब्रेट और एम्फीबियंस, फिश और रेप्टाइल वो क्या है हमारे पास, वो है पोइकिलोथर्मिक। अच्छा नेक्स्ट है 57, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंटीपायरेटिक ड्रग। तो बेटा एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल आर एंटीपायरेटिक ड्रग और क्लोरमफेनिकॉल इज एंटीबायोटिक। तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। अच्छा 58 है ऑस्टियोब्लास्ट इज डैश। तो बेटा बोन्स में जो हमारे पास सेल्स होते हैं, एक बोन फार्मिंग सेल है, बोन फार्मिंग सेल है सही, और एक बोन रिमूविंग सेल है, रिमूविंग सेल्स है। अच्छा बेटा जो बोन फार्मिंग सेल है उसको हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, और जो बोन रिमूविंग सेल्स है वो क्या है, वो है हमारे पास ऑस्टियोक्लास्ट। डन। अच्छा बेटा अब बोन फार्मिंग सेल तो ये बोन फॉर्मेशन करते हैं, और बोन फॉर्मेशन में दो चीजें हैं, एक कोलेजन ये सिक्रीट करेंगे, यही इसका काम है सिक्रीशन, कोलेजन सिक्रीशन, और बोन में दूसरी हमारे पास क्या होती है कोलेजन के अलावा, तो कैल्शियम हमारे पास होता है, तो इसको हम कहेंगे मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन। तो बेटा तो मिनरलाइजेशन और कोलेजन सिक्रीशन बोथ आर द व्हाट फंक्शन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जब आ जाए बेटा तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, इसमें आपने ये याद रखना है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और ये इन दोनों का अपोजिट करेगा, ये डीमिनरलाइजेशन करेगा। ये क्या करेगा, डीमिनरलाइजेशन। और ऑस्टियोब्लास्ट जो है इसमें एक और बात आपने याद रखना है, ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड। अच्छा बेटा जब भी आ जाए कि आपके बॉडी में मल्टी न्यूक्लिएटेड की एग्जांपल दो, तो एक तो ऑस्टियोक्लास्ट हो गया, एक दूसरा है स्केलेटल मसल। तो बेटा अब यहाँ पे एमसीक्यूज की तरफ वापस आ जाते हैं। है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड तो अब ऑस्टियोब्लास्ट नहीं ऑस्टियोक्लास्ट हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिनरलाइजेशन ऑफ बोन, हाँ बिल्कुल सही है, और बोथ एंड बी, तो बोथ ए बी ऑल नहीं, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी इज करेक्ट, दैट इज द मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स। अच्छा नेक्स्ट है 59, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन अपर लिम्स। तो अपर लिम में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बोन जो होते हैं वो 64 होते हैं, और लोअर लिम में ये हमारे पास 62 होते हैं। डन। अच्छा नेक्स्ट है 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द पेयर्ड बोन ऑफ द स्कल। अच्छा बेटा स्कल में जो टेम्पोरल है यहाँ पे, तो ये भी दो हमारे पास हैं। अच्छा दूसरा है ऑसिपिटल, ऑसिपिटल या ऑक्सीपिटल पीछे की तरफ यहाँ पे बोन है, ये हमारे पास सिंगल होता है। और नेजल, नेजल भी स्कल के हिस्से में फेस में आता है, ये भी कितने हैं, दो है। तो बेटा टेम्पोरल और नेजल ये दोनों पेयर्ड है, ऑसिपिटल जो है वो पेयर्ड नहीं है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, बी इज करेक्ट, दैट इज ऑसिपिटल। ओके 67 है कार्टिलेजिनस जॉइंट आर फाउंड बिटवीन द बोन्स ऑफ द रेस्ट। तो बेटा कार्टिलेजिनस जॉइंट हमारे पास कहाँ पे होते हैं, रेस्ट में हमारे पास होते हैं, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्कल में जो है वो कौन से होते हैं, फाइब्रस जोन होते हैं, और नी में हमारे पास जो है वो साइनावियल जोन होते हैं। ओके नेक्स्ट है 68, इंजरी टू अ लिगामेंट इज कॉल्ड डैश। तो बेटा एक है टेंडन और एक है लिगामेंट, फर्क आपने क्या करना है, एक है टेंडन और एक है लिगामेंट। पहले इसको समझो, टेंडन क्या है, पार्ट ऑफ द मसल अटैच विद द बोन इज कॉल्ड टेंडन। और बेटा टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच होल्ड टू और मोर बोन्स टुगेदर इन अ जॉइंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, टेंडन की अगर इंजरी हो जाए तो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं, और लिगामेंट की अगर इंजरी हो जाए तो उसको हम स्प्रेन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, स्प्रेन, बी ऑप्शन इज करेक्ट, इंजरीज टू अ लिगामेंट। 69, कोलेजन टाइप 1 इज सिक्रीटेड बाय, अभी आपको बता दिया कोलेजन टाइप 1 जो है किस में होता है, बोन्स में होता है, तो बेटा ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो सिक्रीट करता है। अच्छा नेक्स्ट है 71, स्केलेटल मसल आर ऑल एक्सेप्ट। तो स्केलेटल मसल हमारे पास मैंने कहा था क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और यहाँ पे ए ऑप्शन आया है यूनिक न्यूक्लिएटेड, तो ये तो एक एक्सेप्शन हो गया। वॉलंटरी बिल्कुल वॉलंटरी होती है, स्ट्राइएटेड बिल्कुल स्ट्राइएटेड होते हैं, तो दैट्स व्हाई बोथ कौन सा होगा, बी एंड सी है, लेकिन ये करेक्ट है, और वहाँ पे एक्सेप्ट कह रहे हैं, तो एक्सेप्ट में ऑप्शन ए आएगा यूनि न्यूक्लिएटेड। अच्छा 74, सार्कोमेयर इज द रीजन बिटवीन टू डैश। बेटा मसल में जो हमारे पास कंट्रैक्शन यूनिट है उसको हम कहते हैं सार्कोमेयर,
और सार्कोमेयर जो है इज द रीजन बिटवीन टू जेड लाइन। तो बेटा ये एक जेड लाइन है और ये दूसरा जेड लाइन है, इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास रीजन है उसको हम कहते हैं क्या, सार्कोमेयर कहते हैं। तो टू जेड लाइन के दरमियान, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 75 मायोसिन इज प्रेजेंट इन डैश। बेटा मसल में एक आपके पास थिन फिलामेंट है और एक थिक फिलामेंट है, तो याद रखना थिक फिलामेंट मायोसिन से बना होता है सिर्फ, और थिन फिलामेंट में हमारे पास एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन होते हैं। डन। तो यहां पे मायोसिन में क्या होता है, मायोसिन इज प्रेजेंट इन थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट में होता है। अच्छा नेक्स्ट है 76 मसल फैटीग अगर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ डैश। तो बेटा जब भी एटीपी की डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, मसल फैटीग आएगा, दैट इज ए ऑप्शन एटीपी। अच्छा नेक्स्ट है 81 टोटल लेक्रिमल बोन्स इन आवर बॉडी आर डैश। तो बेटा लेक्रिमल बोन किस में होते हैं, स्कल में, स्कल में, फिर फेस में, और फेस में फिर यहाँ पे इन ऑर्बिट ऑफ द आईज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, लेक्रिमल बोन होते हैं, और दे आर पेयर्ड, दो होते हैं, एक राइट साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर, और यहाँ पे लेक्रिमल ग्लैंड भी होते हैं जहाँ से आंसू निकलते हैं। डन। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दैट इज 2। 82 फ्लोटिंग रिब्स आर अटैच्ड विद डैश। तो बेटा जो फ्लोटिंग रिब्स को अगर देखा जाए तो रिब्स हमारे पास टोटल कितने हैं, 12 है, फिर इसमें एक अटैच होते हैं, किसके साथ, अटैच होते हैं विद, अटैच होते हैं विद स्टर्नम। तो बेटा तमाम के तमाम जितने भी रिब्स है वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच होते हैं, लेकिन ये जो क्लासिफिकेशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट विद स्टर्नम है। तो बेटा अगर अटैच विद स्टर्नम के साथ है तो वो भी दो किस्म के हैं, या तो डायरेक्टली अटैच होंगे या इनडायरेक्टली। तो डायरेक्टली जो अटैच है वो 7 है, इनडायरेक्टली जो अटैच है वो 3 है, और जो बिल्कुल अटैच ही नहीं है उसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, और वो कौन से हैं, वो 2 रह गए हैं। तो बेटा फ्लोटिंग रिब जो होते हैं दे आर नॉट अटैच विद द स्टर्नम। तो बेटा फ्लोटिंग रिब आर अटैच, यहाँ पे लफ्ज आया है अटैच, तो किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। 83 नंबर ऑफ टार्सल बोन इन ईच लोअर लिम्ब। तो बेटा जिस तरह हमारे पास यहाँ पे कार्पल एंड कार्पल है 8, यहाँ पे इसी तरह नी में हमारे पास क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पे एंकल में हमारे पास क्या होते हैं, 8 टार्सल्स बोन होते हैं। यहाँ पे कार्पल्स है, वहां पे 8 टार्सल्स है। तो टोटल जो ईच लिम्ब है, ईच लेग में हमारे पास 8 टार्सल बोन होते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। अगर टोटल आता तो फिर 16, लेकिन यहाँ पे कह रहे कि ईच में, तो ईच में हमारे पास 8 है। अच्छा नेक्स्ट है 87 विच पेयर रिप्रेजेंट द प्रोटीन इन थिन फिलामेंट। तो थिन फिलामेंट में कौन सा आता है, एक्टिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमाइसिन। तो आप देखो ये दोनों किस में हैं, तो बेटा यहाँ पे ट्रोपोनिन और एक्टिन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ट्रोपोनिन और एक्टिन ये दोनों हमारे पास सी में मौजूद है। अच्छा 91 ऑस्मो रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन डैश। तो ऑस्मो रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, ये हाइपोथैलेमस में होते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 92 नेसल ग्रेन्यूल कंटेन ऑल एक्सेप्ट। बेटा जब आ जाए नेसल ग्रेन्यूल, तो नेसल ग्रेन्यूल क्या होते हैं, 3 चीजों का मजमुआ नेसल ग्रेन्यूल कहलाता है। कौन से वो 3 चीजें हैं, तो बेटा वो हमारे पास है गाल्जी बॉडीज और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन याद रखना कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और साथ में राइबोसोम। तो राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये सारे क्या कहलाते हैं, नेसल ग्रेन्यूल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नेसल ग्रेन्यूल, और दे आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के सेल बॉडी में मौजूद होते हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 93 डैश इज नॉट इन्वॉल्व इन स्पाइनल रिफ्लेक्स सेक्शन। अच्छा बेटा जब भी आ जाए रिफ्लेक्स एक्शन, तो आपने याद रखना है रिफ्लेक्स सेक्शन 2, एक है स्पाइनल रिफ्लेक्स और एक है सेरेब्रल। तो बेटा स्पाइनल रिफ्लेक्स में हमारे पास ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, वहां पे ब्रेन इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, स्पाइनल कार्ड ही काम कर लेता है ब्रेन से चुपके। अच्छा तो फिर जब ब्रेन को पता लग जाता है फिर दर्द बहुत ज्यादा होता है। अच्छा नेक्स्ट है बेटा तो यहाँ पे ब्रेन। अच्छा नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 97 इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर मेक द न्यूरॉन मेम्ब्रेन मोर परमिएबल फॉर डैश। बेटा न्यूरोट्रांसमीटर 2 किस्म के होते हैं, एक है इनहिबिटरी, एक है एक्साइटेटरी। तो बेटा आपने याद रखना है एक्साइटेटरी। अच्छा एक्साइटेटरी जब लेट सपोज ये है हमारे पास एक नोब, ये जो है एक्सान टर्मिनल है, डन, और ये डेंड्रॉन टर्मिनल है, सही।
अच्छा अब क्या हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गए, लेट्स सपोज वो एक्साइटेटरी हैं, तो अब ये न्यूरोट्रांसमीटर जो एक्साइटेटरी है ये क्या करेंगे, इट मेक द न्यूरॉनल मेम्ब्रेन मोर परमिएबल फॉर द सोडियम, सोडियम के लिए ज्यादा इसको परमिएबल करेगा, डन। और अगर ये इनहिबिटरी होंगे, लेट्स सपोज इनहिबिटरी है, तो बेटा अब ये इनहिबिटरी जब रिलीज होंगे तो दे मेक मोर परमिएबल द न्यूरॉनल मेम्ब्रेन फॉर द पोटाशियम, पोटाशियम तो अंदर है बाहर आएगा, सही है। तो बेटा इट मेक द न्यूरॉनल मेम्ब्रेन मोर परमिएबल फॉर द पोटाशियम, समझ आ रही है बेटा। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है, तो यहाँ पे पोटाशियम होगा। अच्छा नेक्स्ट है 101 नर्व इम्पल्स डिपेंड अपॉन डैश, तो बेटा जब भी आ जाए नर्व इम्पल्स डिपेंड अपॉन डैश टू माइलिनेशन, जब भी माइलिनेटेड न्यूरॉन आएगा उसमें नर्व इम्पल्स फास्टर ट्रेवल करेगा, और डायमीटर जितना थिक होगा उसमें नर्व इम्पल्स ज़्यादा ट्रेवल करेगा, क्योंकि थिन में हमारे पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। अच्छा नेक्स्ट है 102 एवरेज स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स स्टेज मीटर पर सेकंड, एवरेज जो है हमारे पास कितना होता है 100 to 120 मीटर पर सेकंड होता है क्या, नर्व इम्पल्स का स्पीड। CSF इज प्रेजेंट बिटवीन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो बेटा ये मेनिंजिस में होता है, और मेनिंजिस के 3 लेयर्स होते हैं डेप्थ, D से ड्यूरामेटर, A से एरेकिनाइट और P से पेयामेटर। तो बेटा ये जो लास्ट 2 है एरेकिनाइड और पेयामेटर के दरमियान में CSF होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए एरेकिनाइड एंड पेयामेटर। अच्छा 104 डैश कंटेन रेटिकुलर फॉर्मेशन, रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ये कहाँ पे होते हैं, दे आर द मिड ब्रेन, और बेटा ये स्पेशल हमारे पास न्यूरॉन की जो है इंटर इसी तरह कनेक्शन इसी तरह हो जाती है मिड ब्रेन में, और ये आई और इसी तरह दूसरे रिफ्लेक्स सेक्शन को भी कंट्रोल करता है, तो बेटा डेट इज प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन। अच्छा नेक्स्ट है 111 विच पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व आर सेंसरी इन नेचर, तो जब भी आ जाए सेंसरी इन नेचर तो 1, 2 और 8, 12 जो क्रेनियल नर्व है उसमें 1, 2 और 8 जो है ये क्या है, सेंसरी है, तो यहाँ पे आप देखो 1, 3 नहीं, बी जो ऑप्शन है 2 एंड 8, तो ये हमारे पास करेक्ट है। अच्छा 117 ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एक्सेप्ट, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो बेटा याद रखना है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ये इमरजेंसी में होता है, पैरासिम्पैथेटिक उसको नॉर्मलाइज करता है। अब क्या होगा, यहाँ पे आपने देखना है डिक्रीज हार्ट बीट, तो बेटा प्रेशर में इमरजेंसी सिचुएशन में हार्ट बीट इंक्रीज होता है कि डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, तो दैट्स व्हाई ए जो है वो एक्सेप्शनल है, डिक्रीज हार्ट बीट। बाकी राइज ब्लड प्रेशर, स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस, इनहिबिट पेरिस्टालिसिस, ये सारे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, डन। तो ए जो है ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ये सिंपैथेटिक नहीं है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन है। 118 डैश रिसेप्टर आर प्रेजेंट फॉर वार्म पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द स्किन, तो बेटा वार्म के लिए हमारे पास कितने रिसेप्टर होते हैं, 1 होता है। अच्छा नेक्स्ट है 119 हेलुसिनेशन इज कॉज्ड ड्यू टू द मिसयूज ऑफ डैश, अल्कोहल की वजह से एक हेलुसिनेशन होता है, दूसरा पेरोनिया होता है, तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि मिसयूज ऑफ अल्कोहल की वजह से दो चीजें होती हैं, हेलुसिनेशन एंड पेरोनिया, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा होगा, बी अल्कोहल इज करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 121 डैश इज द डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम, तो बेटा अगर आ जाए स्ट्रोक तो वो हमारे पास वास्कुलर डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम है। अल्जाइमर डिजीज जो ओल्ड एज में होता है दैट इज द डीजनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा 125 टर्म साइक्लिक, ये नहीं है। 127 ट्रायोआयोडोथायरोनिन इज डैश इन नेचर, तो बेटा T3 जो हमारे पास हार्मोन है ये T3 और T4 और एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन ये सारे क्या है, अमाइनो एसिड डिराइवेटिव है, कौन से बेटा, थायरोसिनो डिराइवेटिव है, तो ऑप्शन ये क्या होगा, थायरोआयोडोथायरोनिन इज डैश इन नेचर अमाइनो एसिड डिराइवेटिव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा नेक्स्ट है 128 ग्लूकोकार्टिकाइड आर सिक्रीटेड फ्रॉम डैश, तो बेटा ग्लूकोकार्टिकाइड इसकी एग्जांपल कार्टिसोल है और डेट इज सिक्रीटेड फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 129 ICSH इज सिक्रीटेड फ्रॉम डैश, तो बेटा ICSH जो है क्या होता है, तो आपने याद रखना है ICSH ये LH होता है, और LH जो है हमारे पास मेल में इसको हम ICSH कहते हैं, तो LH कहाँ से सिक्रीट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, और इसका मेल में जो टारगेट होता है वो क्या होता है,
वो हमारे पास जो है ये स्टिमुलेट होता करता है इंटरस्टिशियस सेल को, जो कि लेडिक सेल है। क्या है? लेडिक सेल्स हैं। तो लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है कि क्या सिक्रीट करो? टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करो। तो बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है, यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी का जिक्र नहीं है, तो ऑप्शन नन इज करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 134, व्हेन कैल्शियम लेवल राइज थायराइड ग्लैंड सिक्रीट डैश। तो बेटा जब भी कैल्शियम लेवल राइज होगा कैल्सिटोनिन सिक्रीट होगा, और कैल्सिटोनिन का क्या काम है? कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करना। और जब भी कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाता है पैराथर्मोन हमारे पास जो है वो सिक्रीट हो जब भी कैल्शियम लेवल हमारे पास क्या होगा? ज्यादा होगा तो कैल्सिटोनिन सिक्रीट होगा, और जब कम होगा तो पैराथर्मोन सिक्रीट होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कैल्सिटोनिन। 137, ग्लूकागॉन इज सिक्रीटेड फ्रॉम डैश ऑफ द स्प्लीन। तो ग्लूकागॉन स्प्लीन से नहीं, पेनक्रियास से, और पेनक्रियास के किससे? बीटा सेल से सिक्रीट होता है। तो यहाँ पे डी करेक्ट होगा, नॉन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज 138, विच पेयर कंटेन बोन स्टीराइडल हार्मोन। तो T3 T4 स्टीराइड नहीं है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स है। एस्ट्रोजन एंड अल्डोस्टेरॉन दोनों स्टीराइड हार्मोन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 139, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। तो बेटा ए है एक्रोमेगेली ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, बिल्कुल ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन काज व्हाट? एक्रोमेगेली। बी है मैक्सिडेमा। तो बेटा मैक्सिडेमा के बारे में आपने याद रखना है, मैक्सिडेमा के मैक्सिडेमा जो है ये हमारे पास फुल जो एब्सेंस होगा, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो बेटा जब भी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ थायराइड हार्मोन होगा तो एडल्ट जो है उसमें जो बीमारी काज होती है, डिजीज काज होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिडेमा कहते हैं। और यही थायराइड हार्मोन अगर चिल्ड्रन में, फीटस वगैरह में, उनमें क्या हो, मौजूद ना हो, तो फिर उसमें एक और डिजीज काज होती है जिसको हम क्रेटेनिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिडेमा ओवर सिक्रीशन की नहीं, अंडर सिक्रीशन की वजह से जो है ये सिक्रीट होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट है 144, इन ऑर्डर टू काज रिस्पॉन्स द स्टिमुलस मस्ट बी। तो बेटा किसी भी स्टिमुलस के लिए तीन बातें बहुत जरूरी हैं कि उसके खिलाफ जो है हमें क्या रिस्पांस शो हो, तो वो सेंस्ड हो, वो उसकी प्रोसेस हो और उसकी इंटरप्रिटेशन हो। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज स्टिमुलस में मौजूद है तो इसके खिलाफ रिस्पांस शो होगा, अदरवाइज नॉट। सो दैट्स व्हाई ऑल इज करेक्ट, दैट इज ऑप्शन डी। 147 है बायोरिदम विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ मंथ इज कॉल्ड डैश। अच्छा बेटा बायोरिदम क्या होता है? सिंपली those events which repeat itself after certain interval of time is called biorhythm। फिर बायोरिदम अगर लम है, बाद जो है वो रिपीट होते हैं तो उसको हम टाइट्स कहते हैं, और अगर वो 24 आवर के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं तो उसको हम सर्केडियन जो है बायोरिदम कहेंगे, या सर्केडियन जो है रिदम कहेंगे। दूसरा, अगर वो मंथली बेस पर अपने आप को जो है रिपीट कर रहे हैं तो उसको हम सर्कुलर कहेंगे, और अगर वो एनुअली अपने आप को रिपीट करते हैं एक साल बाद तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? सर्केनुअल कहेंगे। तो बेटा बायोरिदम विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ मंथ, तो आफ्टर अ मंथ अब अगर आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? सर्कुलर। कोई कहे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल दैट सिंपल मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। ओके, 148, एक्सपेरिमेंट ऑफ डैश ऑन मंकी प्रूव द इनसाइट लर्निंग। तो बेटा जब भी इनसाइट लर्निंग आ जाए आपने दो बातें याद रखनी है। पहली बात यह है कि इसमें कोई ट्रायल या एरर जो है ये उस पर बेस नहीं करता, पास्ट एक्सपीरियंस इसके लिए जरूरी नहीं है। और दूसरा जो है ये मंकी पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, किसने किया था? थर्ड पॉइंट तो कोहलर ने किया था। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज कोहलर। 149, लर्निंग बिहेवियर आर ऑल एक्सेप्ट। जितने भी लर्निंग बिहेवियर होंगे वो याद रखना, वो हमारे पास क्या होंगे? प्रोग्रेसिव होंगे। प्रोग्रेसिव मीन के उसमें फर्दर हम क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। दूसरा, एडाप्टेबल होंगे, उसमें चेंजेस वगैरह आ सकते हैं। और परम्यूटेबल, उसमें हमारे पास वेरिएशन आ सकते हैं, लेकिन इंट्रिंसिक नहीं होंगे। व्हाट डज इंट्रिंसिक मीन? इंटरनली डीएनए में हमारे पास मौजूद नहीं होंगे। लेट सपोज अगर किसी ऑर्गेनिज्म को आप आइसोलेट करो इसके ग्रुप से तो उसमें लर्निंग बिहेवियर डेवलप नहीं होते, और लर्निंग बिहेवियर जो डेवलप होते हैं वो किस बेस पर? एक्सट्रिंसिक जो एनिमल्स होते हैं तो उसमें हमारे पास। अच्छा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेट इज इंट्रिंसिक। लर्निंग बिहेवियर इंट्रिंसिक नहीं होते, एक्सट्रिंसिक होते हैं। ओके, 154, ड्रोन एंड हनी बी कॉलोनी आर डैश। तो ड्रोन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये मेल होते हैं, और मेल के साथ साथ ये फर्टाइल होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट, डेट इज फर्टाइल मेल। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 157, टेरिटोरियल बिहेवियर इज इन बिटवीन मेंबर ऑफ डैश।
अच्छा बेटा, जब भी आ जाए टेरिटोरियल बिहेवियर, तो टेरिटोरियल बिहेवियर आपने याद रखना है, यह हमारे पास डिफेंस है, किसी इलाके का जो है एक ऑर्गेनिज्म डिफेंस करता है, उसको हम क्या कह रहे हैं, टेरिटोरियल बिहेवियर। अब ये जो है सेम स्पीशीज से भी करता है और डिफरेंट स्पीशीज से भी, सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बोथ इज करेक्ट, दैट इज ए एंड बी। 158, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ लर्निंग एक्सेप्ट, तो लर्निंग हमारे पास जो है हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, ये दोनों क्या है, लर्निंग है, जबकि टेक्सिस जो है दिस इज अ एग्जांपल ऑफ इनेट बिहेवियर, और टेक्सिस जो है दिस इज अ व्हाट मूवमेंट है, प्लांट मूवमेंट है। और बेटा याद रखना, जितने भी प्लांट बिहेवियर है ऑल आर इनेट बिहेवियर, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज टेक्सिस। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 164, डैश गेन थ्रू एक्सपीरियंस, तो बेटा याद रखना, जितने भी हमारे पास लर्न बिहेवियर है वो सारे एक्सपीरियंस से जो है हम गेन करते हैं, लेकिन एक ऐसा है जिसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं, और वो कौन सा है, इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग जो है वो जजमेंट और रीजनिंग, इससे जो हमें लर्निंग हासिल हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इनसाइट लर्निंग, एंड डेट इज ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है डेज गेन थ्रू एक्सपीरियंसेस, तो एक्सपीरियंसेस से हमें जो हासिल होता है वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग और टाइप 1 लर्निंग, तो ये दोनों जो है एक्सपीरियंस से हासिल होते हैं, एक्सेप्ट हमारे पास इनसाइड लर्निंग, लेकिन यहाँ पे वो मांग रहे हैं कि कौन सा हासिल होते हैं, तो सॉरी ऑप्शन करेक्ट होगा, बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। अच्छा, नेक्स्ट है 167, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डायरेक्शनल प्लांट मूवमेंट। ओके बेटा, जब भी आ जाए डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल प्लांट मूवमेंट, तो बेटा याद रखना, प्लांट की जो मूवमेंट है, प्लांट मूवमेंट, तो एक हमारे पास जो है वो है डायरेक्शनल और एक है नॉन डायरेक्शनल। अच्छा बेटा, बस आसान सा आपको बता दूं डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शन की एग्जांपल, तो डायरेक्शनल जितने भी है और लफ्ज आया है प्लांट मूवमेंट, तो बेटा एक लफ्ज आएगा प्लांट मूवमेंट, एक आएगा लोकोमोशन। तो अगर लोकोमोशन आ जाए तो उसके लिए आपने सिंपल एग्जांपल याद रखनी है, टेक्टिक मूवमेंट। तो टेक्टिक मूवमेंट जो है ये क्या है, ये असल में लोकोमोशन है, ये हमारे पास क्या है, लोकोमोशन है, मूवमेंट नहीं है, ये असल में क्या है, टेक्टिक जो है या टेक्सिस जो है ये हमारे पास लोकोमोशन, ये है डायरेक्शनल है लेकिन लोकोमोशन। और यहाँ पे अगर मूवमेंट आ जाए तो एक डायरेक्शनल होगा एक नॉन डायरेक्शनल। जब डायरेक्शनल आ जाए तो बेटा आपने याद रखना है ट्रैफिक, ट्रैफिक जितने भी मूवमेंट है वो डायरेक्शनल है, और जब नॉन डायरेक्शनल आ जाए तो आपने लफ्ज याद रखना है नास्टिक, तो नास्टिक जितने भी मूवमेंट है वो क्या है, वो हमारे पास नॉन डायरेक्शनल है, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमारे पास करेक्ट होगा नास्टिक मूवमेंट, दैट इज ड्यू टू द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस नॉट द डायरेक्शन। 168, डैश कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो बेटा वासा फ्रेंशिया कलेक्ट द स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, दैट इज ऑप्शन ए। 169, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टॉप एट द एज ऑफ डैश ईयर। अच्छा बेटा, दो बातें आपने यहाँ पे याद रखनी है, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस, एक है oogenesis। तो बेटा oogenesis स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ, और इसका जो है लिमिट क्या है, तो वो ओल्ड एज में तकरीबन 40 या 45 एज पर ये जो है स्टॉप कर जाता है। अब आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की तरफ, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जो है ये स्टार्ट होता है आफ्टर द बर्थ एट प्यूबरिटी, और ये जिंदगी भर स्टॉप नहीं होता, तो दैट्स व्हाई मेल जो है वो क्या होते हैं, अगर ओल्ड भी हो जाए दे कैन प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग, जबकि फीमेल नहीं कर सकते। फिर हमारे पास स्टेज आता है मेनोपाज, और मेनोपाज के बाद वो जो है वो औरत बांझ हो जाती है, फिर फर्दर उसकी जो है बच्चे पैदा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस आया है, दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज नॉन, वो कभी स्टॉप नहीं होता। 174, सेरोटोली सेल सिक्रीट डैश। अच्छा बेटा, सेरोटोली सेल जब आ जाए तो सेरोटोली सेल जो है ये हमारे पास कहाँ पे होते हैं, टेस्टिस में होते हैं, दे सिक्रीट इनहिबिन। अब इनहिबिन क्या होता है, ये क्या करता है, दे रेगुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, जब भी स्पर्म काउंट ज्यादा हो जाता है ये सिक्रीट होता है, और ये क्या करता है, जीएनआरएच को हाइपोथैलेमस से जो जीएनआरएच सिक्रीशन है उसको स्टॉप कर देता है। अच्छा, नेक्स्ट है 178, एक्रोसोम इज मॉडिफाइड डैश। स्पर्म के जो हेड में हमारे पास यहाँ पे जो हेड होता है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक्रोसोम, और ये एक्रोसोम असल में मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लाइसोसोम होता है, और यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हाइलोरोनिडेज एंजाइम। क्या कहते हैं, हाइलोरोनिडेज एंजाइम, और दिस एंजाइम इज यूज्ड फॉर द पेनिट्रेशन इनसाइड द एग। तो बेटा ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज लाइसोसोम। 179, विच वन इज द मस्कुलर लेयर ऑफ द यूट्रस। तो बेटा मस्कुलर लेयर जो यूट्रस का है दैट इज व्हाट, दैट इज अ मायोमेट्रियम,
और जब भी आ जाए मायोमेट्रियम तो बेटा दो बातें आपने याद रखनी है, एक जो है ये हमारे पास मस्कुलर लेयर है, दूसरा आपने याद रखना है ये जो बेबी के एक्सपेल करता है ड्यूरिंग द लेबर, तो बेटा उसमें भी ये कंट्रैक्शन में रोल प्ले करता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डेट इज मायोमेट्रियम। अच्छा नेक्स्ट है 121, मॉर्फोलॉजी ऑफ यूट्रस इज, यूट्रस का शेप क्या है, तो इन्वर्टेड पेयर शेप है, डेट इज ऑप्शन सी। 187, डैश काज द म्यूकस थिन बाय म्यूकस, डैश काज द म्यूकस थिन एंड क्रिस्टलाइन, डेट इज प्रेजेंट इन द सर्विक्स। अच्छा बेटा ये है यूट्रस, तो यूट्रस का जो नैरो रीजन है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, म्यूकस होता है, और इस म्यूकस को जो है क्या कर देता है, थिन बना देता है और क्रिस्टलाइन बना देता है कौन, एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है, इट मेक द म्यूकस थिन एंड क्रिस्टलाइन एंड फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा हाई एस्ट्रोजन लेवल। 188, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड डैश, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमारे पास होता है उसको हम मेनार्क कहते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 189, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द वूम इज इन डैश फेज। ओके बेटा, तो जब भी आ जाए ओवुलेशन, तो बेटा ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन इन दोनों में आपने ये एक कॉमन पॉइंट याद रखना है कि जब एक ओवुलेट होता है तो उस वक्त भी ये कौन से स्टेज में होता है, मेटाफेज 2 में होता है, मेटाफेज 2 में, और जब इसकी फर्टिलाइजेशन होती है तब भी ये मेटाफेज 2 में होती है। अच्छा अब एक और बात आपने याद रखनी है, ये इस मियासिस 2 को कंप्लीट कम करेगा, तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये मियासिस 2 को कंप्लीट करेगा, अदरवाइज कंप्लीट नहीं करेगा, डाई हो जाएगा। तो बेटा अगर स्पर्म आके इसके साथ मिल जाता है तो ये अपना ये अपना जो है मियासिस 2 कंप्लीट करता है, अदरवाइज इट विल नॉट कंप्लीट इट्स मियासिस 2 और मियासिस। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, डेट इज मेटाफेज 2। नेक्स्ट है एमसीक्यूज नंबर 194, मोस्ट मिसकैरिएज अकर ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक, ड्यूरिंग फर्स्ट डैश वीक ऑफ प्रेगनेंसी। जितने भी एबार्शन केसेस होते हैं तो बेटा ये मोस्टली जो है हमारे पास 7th वीक ऑफ द प्रेगनेंसी पे होते हैं। अच्छा 197, सिक्रीशन ऑफ विच ग्लैंड इज स्लाइटली एसिडिक। तो बेटा सीमन में जो सिक्रीशन होता है वो 3 ग्लैंड का होता है, एक है प्रोस्टेट ग्लैंड, दूसरा है हमारे पास सेमिनल वेसिकल, और तीसरा है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो बेटा बल्बो यूरेथ्रल का और सेमिनल वेसिकल का जो सिक्रीशन होता है ये अल्कलाइन होता है, जबकि सिर्फ प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है ये एसिडिक होता है। तो अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो हमारे पास जो सीमन का पीएच होता है ये स्लाइटली अल्कलाइन होता है, नॉट एसिडिक। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेट इज प्रोस्टेट ग्लैंड। और सेकंड लास्ट एमसीक्यूज है 198, डैश ड्रिंक मोर वाटर। तो बेटा आपको बता चुका हूँ फर्स्ट एमसीक्यूज में कि मरीन ऑस्मो रेगुलेटर जो है दे हैव द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉस, सो दैट्स व्हाई दे ड्रिंक मोर वाटर। तो मरीन ऑस्मो रेगुलेटर जो हमारे पास है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 199, ट्रांसपोर्टर ऑफ CO2 आर डैश। तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो ट्रांसपोर्ट होती है कौन से रूट से, हीमोग्लोबिन, दूसरा प्लाज्मा और तीसरा बाइकार्बोनेट आयन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डेट इज ऑल। थैंक यू सो मच।